हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम नया बायोलॉजी का टॉपिक शुरू करेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जितने भी न्यूट्रिशन के प्रोसेसेस होते हैं, जो कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और रिजेक्शन होता है, ये पांचों प्रोसेसेस एक बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के थ्रू होते हैं। और द कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो जो ऑर्गन्स आते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो है माउथ, ओसोफेगस जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, और वो तीन होते हैं मेनली: सिलिवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैंक्रियास। और एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो हमारे माउथ से एनस तक जाती है, जिसके अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। उसे हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, और इस एलिमेंट्री कैनल को हम गट भी कहते हैं। इसके बाद आता है कि जो इंजेशन। अब हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे डिटेल में। इंजेशन में बेसिकली होता कुछ नहीं है, उसमें हम खाना मुंह में डालते हैं, यहाँ पे इंजेशन ख़त्म हो जाता है। फिर आता है डाइजेशन। डाइजेशन बेसिकली दो मेथड्स में होता है, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में टीथ इंक्लूड होता है, तो उसमें होता यह है कि जो टीथ होते हैं वो फूड को च्यू और ग्राइंड करते हैं, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है। फिर आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में मेनली सिलेवरी ग्लैंड और टंग का काम होता है। सिलेवरी ग्लैंड सलाइवा को सिक्रीट करता है, और सलाइवा एक एंजाइम से बनता है जिसे हम सिलेवरी एमिलेज कहते हैं। और ये बेसिकली एक वाटरी लिक्विड होता है, जो कि फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसे शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो जो हमारी सलाइवा का बेसिक जो हमारी डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि सलाइवा इज़ अ वाटरी लिक्विड विच इज़ मेड फ्रॉम एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमिलेज विच इज़ यूज्ड टू ब्रेक डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर। तो ये जो सलाइवा होता है केमिकल मेथड में आता है, और बेसिकली जो टंग का फंक्शन होता है वो यही होता है कि वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो खाना होता है वो वेट हो जाता है, मतलब गीला हो जाता है, और गीले फूड को से डाइजेस्ट करना ईजी हो जाता है। उसके बाद जो खाना होता है वो माउथ से सीधा ओसोफेगस में जाता है। ओसोफेगस के अंदर के जो वॉल्स होते हैं, मतलब जो उसके मसल्स होते हैं, वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होते हैं, जिसकी वजह से जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, और जिसकी वजह से जो खाना होता है वो नीचे हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक की वॉल्स के अंदर 3 ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। और इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स में 3 चीज़ें होती हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। अब हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शंस। Hydrochloric acid makes the medium of gastric juice acidic that allows enzyme pepsin to break down the proteins present in the food। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पहला फंक्शन ये होता है कि वो गैस्ट्रिक जूस का मीडियम एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से एंजाइम पेप्सिन जो फूड के अंदर प्रोटीन्स होते हैं उसे ब्रेक डाउन कर सकता है, मतलब उन्हें तोड़ देता है। क्योंकि जो एंजाइम पेप्सिन होता है वो हमेशा एक एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, इस वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने की वजह से गैस्ट्रिक जूस का मीडियम एसिडिक बना देता है। सेकेंड फंक्शन है, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ एनी बैक्टीरिया इनटू द स्टमक इफ एंटर्ड विद वाटर, इफ एंटर्ड विद फूड। मतलब कि जो खाने के साथ हमारे पेट में अगर बैक्टीरिया आ जाते हैं तो फिर ये उनको मारने में भी काम आता है। फिर है एंजाइम पेप्सिन। एंजाइम पेप्सिन का हमने ऊपर ही बता दिया थोड़ा कि यही उनके मेन फंक्शन यही है कि वो खाने के अंदर प्रेजेंट जो प्रोटीन्स होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं। फिर होता है म्यूकस। तो फंक्शन ऑफ म्यूकस इज टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम इट्स ओन सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब म्यूकस का मेन फंक्शन यही है कि वो स्टमक की इनर लाइनिंग को खुद की ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन से बचाता है। क्योंकि अगर म्यूकस प्रेजेंट नहीं होगा, जो कि यहाँ पे लिखा है, अगर म्यूकस प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को इरोड कर देगा, जिसकी वजह से हमारी स्टमक में उल्कर्स पैदा हो जाएंगे, जो कि काफ़ी तेज़ पेनफुल जलन पैदा करते हैं। फिर है हमारे स्टमक से जो खाना होता है डाइजेस्टेड फूड वो सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है थ्रू स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू ही स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये मेन चीज़ है, इसलिए मैंने इसे ब्लू ब्रैकेट में सेपरेट किया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली 3 ग्लैंड्स, हमने 3 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें 2 मिलेंगे, एक तो बाइल और एक पैंक्रिया। पैंक्रिया बाद में पढ़ेंगे, पहले बाइल। तो व्हाट इज़ बाइल? तो बाइल एक्चुअली ग्लैंड नहीं है, ग्लैंड लिवर और पैंक्रिया है। बाइल जो होता है वो लिवर के द्वारा सिक्रीट होता है। उसकी डेफिनेशन है, बाइल इज अ ग्रीनिश येलो लिक्विड विच इज सिक्रीटेड बाय लिवर एंड इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। फंक्शन ऑफ बाइल ये है, 2 फंक्शंस हैं। पहला है कि बाइल मेक्स अ मीडियम एल्कलीन फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट ऑन द डाइजेस्टेड फूड, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था
एंजाइम पेप्सिन में, तो बाइल मीडियम को एंकलिंग करती है, मतलब बेसिक बनाती है, जिसकी वजह से पैंक्रियाटिक एंजाइम काम कर सके। उसके बाद सेकेंड है कि ब्रेक डाउन और इमल्सिफाई द फैट्स प्रेजेंट इन फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मतलब खाने के अंदर जो फैट्स प्रेजेंट हैं ये उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। दो फंक्शन है मेनली। उसके बाद आता है पैंक्रियाटिक एंजाइम। तो पैंक्रियाटिक एंजाइम आप पूछेंगे क्या है, तो अभी हमने बाइल कंप्लीट किया जो कि लिवर से क्रिएट करती है। अब आती है पैंक्रियाज की बारी। पैंक्रियाज भी कुछ एंजाइम्स को क्या कहते हैं सेक्रेट करता है। उसके अंदर आता है पैंक्रियाटिक एंजाइम, ट्रिप्सिन और लिपेज। पैंक्रियाटिक एंजाइम फूड डाइजेस्टिव फूड के अंदर प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के काम आता है। ट्रिप्सिन फूड के अंदर रखे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में काम आते हैं। लिपेज फूड के अंदर फैट्स को डाइजेस्ट करने में काम आता है। अब हम एंजाइम्स की एक डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि लिखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। दैट द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इज़ ब्रॉट अबाउट बाय बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इज कॉल्ड एंजाइम्स। तो जो केमिकल डाइजेशन होता है फूड का वो हमें एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के थ्रू आता है जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। डाइजेशन के बाद अब नेक्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो एब्जॉर्प्शन मेनली होता यह है कि जो खाना होता है वो इतने छोटे टुकड़ों में हो जाता है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से निकल के ब्लड में चला जाता है। लेकिन ये तो सिंपल हो गया। अब हम इसके अंदर ही स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। ये कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें विली कहते हैं। अब ये जो विली होता है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसको क्या कहते हैं, हाँ, तो उसको इसकी प्रेजेंस की वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका लार्ज सरफेस एरिया हो जाता है। इस लार्ज सरफेस एरिया का बेनिफिट ये है कि उसके अंदर एब्जॉर्प्शन काफ़ी जल्दी होगा डाइजेस्टेड फूड का। और यहाँ पे एक और बात बतानी थी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड, जो कि शायद मेनली शायद बुक में ना हो, वो ये कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो भले ही कहने में स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होती है हमारी एलिमेंट्री कैनल का। वो इसलिए लेकिन तब भी उसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो काफ़ी नैरो होती है और वो हमारी बॉडी के अंदर कॉइल के फॉर्म में, मतलब ऐसे गोल गोल करके कॉइल के फॉर्म में अरेंज्ड होती है। और दूसरा एक ही स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो सब में सेम नहीं होती, मतलब ह्यूमन बींग्स में तो 6 मीटर्स होती है, लेकिन अडल्ट ह्यूमन बींग्स की बात चल रही है तो उसमें 6 मीटर्स होती है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन जो का साइज़ अलग अलग डिफ़र करता है। लाइक हर्बीवोर्स में वो ज़्यादा बड़ी होगी क्योंकि हर्बीवोर्स सेल्यूलोज खाते हैं, क्योंकि प्लांट प्रोडक्ट्स में तो सेल्यूलोज होता है तो वो उसे खाते हैं और उसे डाइजेस्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू कार्निवोर्स वो जो मीट ईटर्स होता है तो फिर उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कंपैरेटिवली छोटी होती है क्योंकि मीट को हम ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए उसमें इतना ज़्यादा बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन का होना ज़रूरी नहीं है। फिर है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर डाइजेस्टेड फूड ब्लड सेल्स में जाता है और वहाँ पे रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी बनती है फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज़ और फॉर ग्रोथ एंड फॉर द रिपेयर ऑफ बॉडी। दैट्स इट। फिर आता है डाइजेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है, लेकिन कुछ हिस्सा जो भी हम खाना खाते हैं उसका कुछ हिस्सा हमेशा अनडाइजेस्टेड रहता है जो कि हमें डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देती है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं उसमें भी विली प्रेजेंट होती है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड से ज़्यादा मात्रा में पानी ले लेती है और फिर वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो ऑलमोस्ट सॉलिड बन जाता है जिन्हें हम फेसेस कहते हैं। फिर जो सॉलिड होता है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे लास्ट पार्ट में स्टोर हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के, जिसे हम रेक्टम कहते हैं। फिर रेक्टम के बाद जो वो हमारे बॉडी के बाहर एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू एनल स्फिंक्टर मसल्स। एनल स्फिंक्टर मसल्स ही हैं जो कंट्रोल करती हैं हमारे अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब जो ये फेसेस है उसका बाहर जाना, ये इसे कंट्रोल कर देती हैं। फिर यहाँ पे ये चैप्टर नहीं, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज होता क्या है, हमने देखा है कि जो हमारे टूथ होती हैं, पहले हम टूथ के बारे में पढ़ेंगे। टूथ का हार्डेस्ट मटेरियल होता है इनामल जो उसकी आउटर कवरिंग होती है। बीच में आता है डेंटाइन, मतलब इनामल के नीचे होता है डेंटाइन जो कि सिमिलर टू बोन्स होती हैं, जबकि इनामल हार्डेस्ट मटेरियल मतलब बोन से भी ज़्यादा हार्ड होती हैं। डेंटाइन के नीचे होती है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी के अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स आते हैं। अब होता ही है कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारी माउथ के अंदर जो भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट है वो उस खाने के अंदर रखी शुगर को कन्वर्ट कर देती हैं एसिड में। और सबसे पहले ये जो एसिड होता है ये हमारे इनामल के ऊपर, जो हमारी इनामल होती है उसके अंदर से कैल्शियम सॉल्ट्स को डिसॉल्व करता है एंड देन उसके अंदर वो होल बनाते जाता है। फिर वो होल इतना ज़्यादा डीप हो जाता है
कि वो पल्प कैविटी के अंदर जो नर्व्स एंडिंग्स होती है ना, उनके और आउटर मोस्ट पार्ट के टूथ के ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहता, जिसकी वजह से होता ये है कि नर्व हमारे बहुत इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन हो जाते हैं। अब इससे हम कैसे बच सकते हैं? क्लीनिनेस, हमारे दांतों की क्लीनिनेस, और दूसरा अगर इन्फेक्शन हो गया है तो नो प्रॉब्लम, और डॉक्टर के पास जाइए और फिलिंग करवा लीजिए। फिर आता है डेंटल प्लेग। अब डेंटल प्लेग क्या होता है? तो डेंटल प्लेग बेसिकली होता ही है कि जब हम ब्रश रेगुलरली नहीं करते हैं तो हमारे दांतों के आसपास एक येलोइश लेयर इकट्ठी हो जाती है, जो कि खाना येलोइश लेयर हो जाती है, जिसकी वजह से होता ही है कि जो हमारा सलाइवा होता है वो बेसिकली एल्कलीन होता है, मतलब बेसिक होता है, वो हमारे टूथ के कांटेक्ट में नहीं आता। वो टूथ के कांटेक्ट में नहीं आने से उससे क्या होगा? वो होगा ये कि जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि वो बैक्टीरिया शुगर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं, फिर जो एसिड होते हैं वे उसको डिके करने लगते हैं। तो होगा ये कि अगर सलाइवा बेस है और यहाँ पे एसिड है तो वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, लेकिन अगर बीच में ये बड़ी सी लेयर आ गई है, येलोइश लेयर, तो फिर ये तो इसे ब्लॉक कर रही है ना यहाँ पे आने के लिए, इसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन होगा नहीं और वो कंटिन्यूसली हमारे टूथ को डिके करता रहेगा। तो इस वजह से, और डेंटल प्लेग बेसिकली वो लेयर होती है, येलोइश लेयर, जो इकट्ठा हो जाती है हमारे दांत के ऊपर, जो कि फूड मटेरियल से बनी हुई होती है या फिर बैक्टीरिया सेल्स होता है। तो बेसिकली डेंटल प्लेग यही होता है, और डेंटल प्लेग से हमारे डेंटल डिके भी हो सकता है, डेंटल कैरीज या फिर डेंटल डिके व्हाटएवर। और इससे हम बचने के लिए हमें अपना डेंटल केयर करना चाहिए, मतलब अपने दांतों की केयर करना चाहिए, रेगुलरली ब्रश करना चाहिए आफ्टर एवरी मील। सो यहाँ पे हम वीडियो पॉज करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की एक वीडियो को अपलोड करेंगे। सो प्लीज़ उसे देखें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। एंड कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ जाके कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे क्लियर कीजिए, बिकॉज मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये 10th क्लास है और इसके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी डाउट हुआ देन बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत बुरे जाएंगे। सो प्लीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बने और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।